नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल माई इंडिया में आप सभी का स्वागत है। कोई टाइम न वेस्ट करते हुए मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं टूल्स और इक्विपमेंट में क्या अंतर होता है, कितने टाइप्स के टूल्स होते हैं, उनका स्टैंडर्ड नाम क्या होता है। इसके साथ साथ कुछ हम टर्मोलॉजी के बारे में भी जानेंगे, जैसे एसी और डीसी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, किस तरीके से ये दोनों हमारे दैनिक जीवन में हमसे जुड़ी हुई है। इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो समय न व्यर्थ करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टूल्स टूल्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स दूसरा आपका है मेजरिंग टूल्स। और थर्ड आपका है पावर टूल्स। अब हैंड टूल्स में कौन कौन से टूल्स आते हैं? ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल हम अपने हाथों से करते हैं। कोई भी जगह पर हमको इस्तेमाल करने के लिए ऐसे टूल्स की अगर ज़रूरत पड़ रही है जिनका इस्तेमाल हम अपने हाथों से कर रहे हैं। वैसे तो हम सभी टूल्स का इस्तेमाल हाथों से करेंगे, लेकिन ऐसे टूल्स जिसमें किसी भी प्रकार की पावर सप्लाई की ज़रूरत ना पड़े और वो हम अपने हाथों से इजीली कर सकें, वो हैंड टूल्स आते हैं। जैसे कि इसमें पहला हुआ कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर जिसको हिंदी में हम लोग प्लास बोलते हैं। ये रीजनल लैंग्वेज है प्लास। इसके अलावा होता है स्क्रू ड्राइवर। जिसको पेंचकस बोलते हैं हम लोग। फिर अगला आपका हुआ। अच्छा साथियों, अभी आप ये जान लीजिए कि टूल्स को तीन भागों में बांटा गया है। कितने टाइप के टूल्स होते हैं, ठीक, कौन कौन से मेजरिंग टूल्स हैं, कौन कौन से पावर टूल्स हैं, कौन कौन से हैंड टूल्स, इनको अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स है। ठीक, हैमर, मीन्स हथौड़ी। ठीक है, तो ये बेसिकली हैंड टूल्स आते हैं। हमको नहीं लगता कि इसको समझने में कोई समस्या होती, फिर भी अगर कोई समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सॉल्व करूंगा। फिर अगला टूल्स है आपका मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम मेजरमेंट के लिए करते हैं। कोई भी चीज़ को नापना हो, जोखना हो, वहाँ पर जो हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो आपके मेजरिंग टूल्स हो जाते हैं। मान लीजिए ये एक दीवार है, ठीक है, तो दीवार की इस साइड से और उस साइड तक जो चौड़ाई होगी
वो नापने के लिए, या वर्टिकली हम बात करें तो ऊंचाई नापने के लिए जिस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे हम उसको मेजरिंग टूल्स बोलते हैं। वैसे किस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं सभी लोगों को पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दीवार को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं, जिसपे mm में, इंचेस में, फीट में और मीटर में मानक दिए होते हैं, उन्हीं को देख के हम समझते हैं। ठीक है, तो आपका मेजरिंग टेप हुआ। मेजरिंग टेप जिसको फीता भी बोला जाता है या इंच टेप भी बोला जाता है। फिर अगला क्या हुआ फिर अगला बताएं। अगला हुआ आपका वाटर लेवल, वाटर ऑब्लिक स्पिरिट लेवल। इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर ये आप लोग सभी लोग परिचित हैं इससे। ये कुछ ऐसे बना हुआ होता है। मैं आपको समझाने के लिए ड्राइंग बना रहा हूँ, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। ये कुछ ऐसे बना होता है और यहाँ पर इसमें पानी टाइप का स्प्रिट होता है। ठीक है, तो जब हम इसको किसी फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तब फ्लैट सरफेस के लिए ये वाला मेजरमेंट काम में आएगा। मीन्स फ्लैट का मीन्स जैसे ऊर्ध्वाधर मीन्स पड़ा हुआ, जैसे फर्श हुई आपकी, वो फ्लैट सरफेस हुआ। और हॉरिजेंट वर्टिकल सरफेस जो हुआ आपका, जैसे दीवार खड़ी हुई है, इसको मेजर करने के लिए खड़ी हुई जो इसमें स्पिरिट लेवल इंडिकेटर की लाइंस है या जो ग्लास लगा हुआ है, जो ट्यूब्स है, उससे मेजर किया जाएगा। और जो तिरछा स्लाइंट जो होगी दीवार या कोई भी सरफेस हुआ, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ही उसमें लगा हुआ होता है। इसमें होता क्या है कि इसके अंदर इन सभी तीनों ट्यूब्स में कुछ ना कुछ लिक्विड भरा होता है और थोड़ी सी एयर रखी जाती है, जिसकी वजह से बबल्स क्रिएट रहता है। अगर आप इसको फ्लैट सरफेस पे रख रहे हैं और उसका मेजरमेंट करने के लिए कि वो फ्लैट है या नहीं है, तो उसके लिए जैसे ही इसको आप रखेंगे, बबल जो है वो एकदम बीच में आ जाना चाहिए। अगर ये बीच में एकदम आ गया तो इसका मतलब आपका सरफेस जो है वो फ्लैट है। स्लाइंट के लिए सेम वही चीज है, बबल बीच में आना चाहिए। ऊर्ध्वाधर के लिए आप इसको जैसे इस पे लगाएंगे तो ये, अगर दीवार एकदम सीधी है 90 डिग्री पे, सीधी का मतलब आपकी फ्लैट सरफेस से जो ये है, ये इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर ये उसको फुलफिल कर रही है तो ये बबल इसमें आ जाएगा ऐसे। और भी कई जगह पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि अलमीरा वगैरह होते हैं, अलमारी आती है लोहे की। उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि जब नई अलमारी आती है तो दरवाजा एकदम इजीली खुलता है, कोई आवाज़ नहीं होती। लेकिन दिन ब दिन क्या होता है, एकदम खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ दरवाजा खुलता है। तो उसका कारण यही है कि उसके नीचे जो लेवल है वो मेंटेन नहीं है। आप अलमारी के ऊपर इस लेवल को रख दीजिए और देखिए कि इसमें बबल किस तरफ जा रहा है। अगर इधर तरफ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो इसको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मैनेज करिए जो उसके लेग्स हैं। ठीक इसी तरीके से आप इसको रख के मेजर कर सकते हैं। ये बबल एकदम जब बीच में आ जाएगा तब आपका वो समझ लो लेवल एकदम मेंटेन होगा। इससे उसके दरवाजों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इजीली वो काम करते रहेंगे। सेम जब आप
वॉशिंग मशीन का इंस्टॉलेशन करते हैं या फ्रिज का करते हैं, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा और भी कई जगह पर, जैसे एलईडी टीवी हुई, ठीक है, और बहुत सारी जगह पर है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये मेजरिंग डिवाइस, ये मेजरिंग टूल्स है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसके अलावा ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर, जिसको गुनिया बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, गुनिया। इससे भी मेजरमेंट किया जाता है फ्लैट सरफेस का और वर्टिकल सरफेस का। उसमें दो आर्म्स होती हैं, ऐसे बना हुआ होता है। कारपेंटर के पास आप लोग अधिकतर देखते होंगे, एक लंबी सी स्केल टाइप की होती है। जब हम बचपन में अब मेरे घर पे काम चलता था तो मैं देखता था, तो मैं समझता था कि इसका मतलब क्या है, इसको क्यों। मैंने कई बार उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। अब जाके मुझे कहीं पता चला, तो आप लोगों में वैसे सब लोगों को पता होगा। अगर इसको नहीं पता है तो उसके लिए जानकारी वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मेजरिंग टूल्स हैं। पावर टूल्स की बात कर देते हैं, इसी में लिख देता हूँ मैं। पावर टूल्स की अगर बात करें तो पावर टूल्स में ऐसे टूल्स जिसके इस्तेमाल के लिए हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कहें तो करंट या वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, वैसे टूल्स आपके पावर टूल्स कहलाते हैं। जैसे कि ड्रिल मशीन हुई, है ना। ड्रिल मशीन भी दो टाइप की आती है। एक हैंड ड्रिल होती है, जो पहले कारपेंटर काफ़ी पहले रखते थे, अब तो ज़माना बदल गया, अब तो कारपेंटर भी पावर ड्रिल मशीन ही रखते हैं। उसमें क्या होता था, एक चक लगा होता था और एक हैंडल होता था। जब आप हैंडल ऐसे ऐसे घुमाते थे तो चक घूमता था, उसमें राउंड आरपीएम जो है वो बहुत ही कम होते थे, उस राउंड बहुत ही स्लो होते थे। लेकिन पावर ड्रिल्स में तो इतने तेज होते हैं राउंड। तो ये ड्रिल मशीन हुई। ग्राइंडर हुआ, ठीक है। पावर सॉ कटर हुआ, पावर सॉ कटर, ये सारी चीज़ें हुई। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे आप अगर नोट्स खुद ब खुद बना रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। खुद के नोट्स में और पीडीएफ में बहुत डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वो आपका लिखा हुआ होगा, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे होंगे। तो मेरा तो कहना ये है कि आप नोट्स बनाते रहिए। मैं एक बार बता देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ जल्दी से। टूल्स को मैंने 3 भागों में कैटेगराइज किया: हैंड टूल्स, मेजरिंग टूल्स और पावर टूल्स। हैंड टूल्स जो सिंपली बिना पावर के यूज किए जाते हैं और इजीली सबके पास, अधिकतर लोगों के पास होते हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसको प्लास बोलते हैं। प्लास भी दो टाइप के होते हैं, और भी इसके टाइप्स हैं। बेसिकली कॉम्बिनेशन प्लायर और नोज प्लायर हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा वायर स्ट्रिपर भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर, पेचकस बोलते हैं। पेचकस दो टाइप के होते हैं। पेचकस का एक होता है आपका फ्लैट सरफेस पेचकस, जिसको फ्लैट स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है, या माइनस स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। और एक होता है आपका प्लस स्क्रू ड्राइवर, जिसको स्टार स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। कुछ नहीं है, एक में देखने पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
प्रैक्टिकली सारी चीज़ें। जहाँ तक ये देखिए, एक में ऐसी बिड होती है, ये देखिए आप, ये आपका फ्लैट या माइनस स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। एक में इस टाइप की बिड होती है आगे की, इसको हम लोग प्लस या स्टार स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, और इसको इसके हैंडल में कनेक्ट कर दिया जाता है ऐसे। ये हैंडल जो होता है देखने में कांच जैसा लगता है, लेकिन ये कांच का नहीं होता है, ना ही ये फाइबर होता है। ये उच्च गुणवत्ता के सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, वेरी हाई रेटेड सेल्यूलोज का ये बना हुआ होता है। ठीक है। फिर मेजरिंग टूल्स, ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल हम नाप जोख के लिए करते हैं, चाहे वो दीवार का मेजरमेंट हो या लेवल का मेजरमेंट हो, ऐसे टूल्स आपके मेजरिंग टूल्स कहलाते हैं। पावर टूल्स, ऐसे टूल्स जो बिजली से चलते हैं, वो पावर टूल्स कहलाते हैं। ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में नीचे लिख के बताइएगा, और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ इसको डिसलाइक करिए, लेकिन इसको खाली मत छोड़िए। और इसको आपसे एक गुजारिश है, इसको शेयर करिए, उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी नीड्स है। आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं डेली 1 से 2 वीडियो डालता हूँ, वो आप तक पहुँचते रहें। इसके अलावा शेयर करिए। आप अपना प्यार बनाए हैं हमारे चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सप्लाई। साथियों, जो हम टॉपिक बता रहे हैं या जो बताना जा रहे हैं, ठीक है, आप पूरा YouTube पे देख लीजिएगा, इतनी डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा। जो मैं बताऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, समझाने की पूरी गारंटी है, चैलेंज के साथ पढ़ाऊंगा, तो आप इसको आखिरी तक देखिएगा। पहली आपकी होती है AC सप्लाई, दूसरी आपकी होती है DC सप्लाई, AC सप्लाई और DC सप्लाई। AC सप्लाई और DC सप्लाई में अंतर क्या है? AC का पूरा नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। DC सप्लाई का नाम है डायरेक्ट करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं इसका आप जल्दी से स्नैपशॉट लीजिए। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि अब इसके बीच में हम डिफरेंस बताएंगे। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। अभी तो वैसे कुछ लिखा नहीं मैंने, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट
डायरेक्ट करंट, यानी एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में अंतर क्या है। एसी सप्लाई साथियों हमारे घर के, हमारे कॉलोनी के बाहर रखे हुए ट्रांसफार्मर से, हमारे पोल के थ्रू हमारे घर में आती है, ऐसी सप्लाई एसी सप्लाई कहलाती है। डीसी सप्लाई ये आपको बैटरी से या सोलर पैनल से जो मिलती है वो डीसी सप्लाई होती है। तो पहला अंतर एकदम आसान लैंग्वेज में आप ये समझिए, डीसी सप्लाई को हम स्टोर कर सकते हैं ना, बैटरी में आप स्टोर करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या एसी सप्लाई को भी स्टोर किया जा सकता है? नहीं कर सकते हैं एसी सप्लाई को भी, ठीक है। एसी सप्लाई को हम एसी सप्लाई को कैपेसिटर बोलते हैं या कंडेंसर भी बोलते हैं। जो फैन में लगा होता है, ऐसा दो वायर होते हैं, ऐसा लगा होता पंखे में, ठीक, इसको कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं। इसकी इकाई होती है फैरेड, लेकिन फैरेड बहुत बड़ी इकाई होती है, इसलिए इसको म्यूएफ या माइक्रो फैरेड बोलते हैं। फैरेड, इसको म्यूएफ को माइक्रो फैरेड। इकाई का मतलब जैसे कि आप कोई वजन वाली चीज को किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही कैपेसिटर या कंडेंसर को फैरेड में नापा जाता है, ठीक। लंबाई वाली चीज को आप मीटर में नापते हैं, उसी तरीके से कहते नहीं कि ये बोर्ड कितना लंबा है, ये बोर्ड 3 फीट है, ठीक, इसकी चौड़ाई 3 फीट है। उसी तरीके से ये कैपेसिटर कितना है या कितने वॉल्यूम का है या इसकी इकाई क्या है, ये 5 माइक्रोफैरेड का है या 6 माइक्रोफैरेड का है या 15 या 25, ऐसे, ठीक है। तो एसी सप्लाई को हम कैपेसिटर में या कंडेंसर में स्टोर कर सकते हैं क्षणिक कुछ समय के लिए, लेकिन डीसी सप्लाई को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो पहला डिफरेंस ये हुआ, ठीक है। फिर अगला डिफरेंस, एसी सप्लाई में क्या होता है, फेज एंड न्यूट्रल होता है, लेकिन डीसी सप्लाई में आपने बैटरी में देखा होगा, बैटरी के पोलैरिटी पे क्या लिखा होता है, एक जगह प्लस लिखा होता है, एक जगह माइनस, ठीक, एक जगह प्लस लिखा होता है, एक माइनस, ठीक है। और आपने अगर कोई स्विच खरीदा या कोई सॉकेट खरीदा, ये सॉकेट है एक, ठीक है, 6 एम्पियर का या किसी भी एम्पियर का हो, एम्पियर करंट की यूनिट होती है। जिस तरीके से भार को हम किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को मीटर में, फीट में, इंचेस में नापते हैं, उसी तरीके से करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए 6 एम्पियर का है, किसी भी एम्पियर का, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एक तरफ एल लिखा होता है, ठीक है, या P लिखा होगा, और एक तरफ N लिखा होता है, या कोई जरूरी नहीं दूसरी तरफ N लिखा होगा। एक तरफ अगर L लिखा है तो दूसरी तरफ वाली फिर ऑटोमेटिक वो न्यूट्रल होगी, और ये इसमें
वैसे जी लिखा नहीं होता है, ये होल सबसे बड़ा होता है और ये टॉप पे होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये अपर मोस्ट पिन के लिए होता है, इसका मतलब ये ग्राउंड के लिए है। बहुत से उपकरणों में एक ऐसे सिंबल बना होगा, ये ग्राउंड का सिंबल है, ये ग्राउंड को डिनोट करता है। ठीक है, तो एसी सप्लाई में फेज और न्यूट्रल होता है और डीसी सप्लाई में प्लस एंड माइनस होता है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एग्जामिनर पूछता है कि डीसी सप्लाई में कितने फेज होते हैं, ठीक है, और एसी सप्लाई में कितने फेज होते हैं। तो एसी सप्लाई में 3 फेज होते हैं आपके, रेड, येलो और ब्लू। आर वाई बी। लेकिन इसमें कोई फेज नहीं होता, इसमें केवल प्लस और माइनस की पोलैरिटी होती है। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जामिनर अगर पूछता है आपसे कि डीसी सप्लाई में कितने फेज हैं, तो डीसी सप्लाई में कोई फेज नहीं और एसी सप्लाई में फेज और न्यूट्रल होता है। एसी सप्लाई में फेज कितने कितने फेज हो सकते हैं, मैक्सिमम सिंगल फेज भी हो सकता है, अगर आर वाई या बी में से कोई एक लिया गया है। अगर आर लिया गया तो सिंगल फेज है, केवल वाई लिया गया तो सिंगल फेज है, और केवल ब्लू लिया गया तो सिंगल फेज है। अगर इन तीनों में से कोई भी दो ले लिया जाए, चाहे आर और वाई ले लिया जाए तो डबल फेज हो जाएगा, चाहे वाई और बी ले लिया जाए तो डबल फेज हो जाएगा, चाहे आर और बी ले लिया जाए तो डबल फेज हो जाएगा। ट्रिपल फेज भी हो सकता है, तीनों एक साथ ले लिए जाए तो ट्रिपल फेज हो जाएगा। तो एसी सप्लाई में 3 फेज होते हैं। क्लियर एकदम सभी को? ठीक है, अगर कोई समस्या आती है किसी को तो कमेंट में आप लिखिए। ठीक है, फिर अगला टर्म क्या है? एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें नहीं होती है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी साथियों 1 सेकंड में, ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। 1 सेकंड आपको पता ही है, तुरंत घड़ी की सुई बड़ी वाली जैसे इधर से एक चक चली हिली जरा सी, वो 1 सेकंड हुआ। और उतने कम समय में जितने कंपन किए जाते हैं उनकी जो टोटल संख्या होती है वही फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, अब ये कंपन करता कौन है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, तो कंपन ये करता कौन है? मान लीजिए एक ये वायर है, ये एक वायर है और यहाँ वायर जो होते हैं वो किसी न किसी कंडक्टिंग मटेरियल से चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर सप्लाई दी जाती है, यहाँ पर सप्लाई दी जाएगी, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे चार्ज होगा वो कंपन करते हुए अपनी इस पोजीशन से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और अगले इलेक्ट्रॉन को टक्कर दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज होकर आगे बढ़ेगा। इस तरीके से ये कंपन होता रहता है। तो जो किसी वायर में या किसी कंडक्टिंग मटेरियल में कोई भी इलेक्ट्रॉन
एक सेकंड में कितने कंपन कर रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और साथियों फ्रीक्वेंसी का विद्युत सप्लाई में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या होती है। ठीक, एसी की फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में कितनी है? 50 हर्ट्ज। HZ का मतलब हर्ट्ज, HURTZ या हिंदी में हर्ट्ज ऐसे लिखा है। ठीक, फिर मैं बता दूं ये हर्ट्ज क्या है। जैसे कि भार वाली चीजों को हम किलोग्राम में नापते हैं, पानी वाली चीजों को लीटर में नापते हैं, लंबाई वाली चीजों को मीटर सेंटीमीटर, ठीक, फीट इंचेस में नापते हैं, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है। तो एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज। मीन्स आप अगर कोई भी बल्ब देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो अगर एसी सप्लाई से चल रहा है तो वो 50 बार जल रहा है और 50 बार बुझ रहा। अभी नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज। इसी की वजह से जो एसी सप्लाई चलती है वो प्लस और माइनस फॉर्म में चलती है। मीन्स 50 बार पॉजिटिव में चलेगी तो 50 बार निगेटिव में चलेगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं एक सेकंड में 50 बार कंपन कर रहे हैं, प्लस में 50 बार माइनस में। तो कोई भी बल्ब है जो आपको लगातार जलता हुआ दिख रहा है, वो लगातार नहीं ग्लो होता है, वो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, लेकिन इतनी स्पीड में वो काम होता है क्योंकि एक सेकंड ही इतना छोटा होता है और एक सेकंड में वो 50 बार जलेगा बुझेगा, तो हमारी आंख उसको सेंस नहीं कर पाती और हमको लगता है कि वो कंटिन्यूअसली ग्लो हो रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक बल्ब जो है जनरेटर से कनेक्टेड है और जनरेटर से जल रहा है, फिर क्या होता है जब हम जनरेटर बंद करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो पहले 50 थी वो धीरे धीरे कम होती है। जैसे वो कम होने लगती है धीरे धीरे तो जनरेटर बंद होता है, एकदम से तो नहीं बंद हो जाता। जैसे जैसे वो कम होती रहती है उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पहले जब 50 थी वो एक सेकंड में 40 बार जल बुझ रहा है, फिर 30 बार जलेगा बुझेगा, फिर 20 बार जलेगा बुझेगा। इस तरीके से वो हमको दबदबाहट के साथ बंद होते हुए दिखाई देता है, एकदम से बंद नहीं होगा बल्ब। तो वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की वजह से। डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये सीधा फॉर्म में जाता है, ना प्लस में जाता है ना माइनस में जाता है, ये एकदम सीधी फॉर्म में जाता है। ठीक है, आपने जैसे ही बैटरी से एक वायर को छुड़ा दिया, मान लीजिए एक बैटरी से आपने बल्ब को कनेक्ट कर रखा था, बल्ब जल रहा था, जैसे ही वायर आपने छुड़ाया, हटाया, कनेक्शन कट किया, बल्ब तुरंत बुझ जाएगा, आपको जलता बुझता नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी न होने की वजह से हुआ। इसका और एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। एसी सप्लाई अगर किसी को लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, वैसे तो नहीं होना चाहिए ऐसा सौभाग्य, क्योंकि ये दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। जब एसी सप्लाई हमको लगती तो क्या होता? हमको झटका लगता है एकदम से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एसी सप्लाई लग जाती है तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, वो एक बार चिपकाती, एक बार छोड़ती, एक बार चिपकाती, एक बार छोड़ती, और ये काम इतनी तेज हो रहा होता है कि हमको एक तगड़ा सा झटका लगता है ना। और डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं, इसने एक बार चिपका लिया तो माइनस में जाएगी कि नहीं। इसमें क्या होता है, जब प्लस में जाएगा तो आपको चिपकाएगा, जब प्लस में चली तो चिपकाई, माइनस में चली छोड़ी, प्लस में चली चिपकाई, माइनस में चली छोड़ी, प्लस में चली चिपकाई, माइनस में छोड़ी। इसमें केवल ये प्लस में ही चलती जा रही है, माइनस में जाएगी ही नहीं, तो इसमें छोड़ने वाला कोई काम ही नहीं। हमने चिपका लिया तो हम छोड़ेंगे नहीं, उतने पार्ट को ये जला देता है जितने पार्ट आपका सप्लाई में लगता है। ठीक, तो कौन सा खतरनाक हुई, एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।
दोनों ही सप्लाई खतरनाक हैं। ऐसा नहीं है, चाहे ट्रेन का एक्सीडेंट हो या ट्रक से एक्सीडेंट हो, खतरनाक तो दोनों है ना। तो दोनों सप्लाई पे काम हमको एकदम केयरफुली करना है, सारे सेफ्टी डिवाइसेस, सारे सेफ्टी रूल्स का पालन करते हुए हमको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोनों सप्लाई खतरनाक होती हैं। आपको आपके घर में जो सप्लाई आती है एसी की, वो 220 वोल्ट होती है। इस पे जब आपको सप्लाई लगती है तो हाँ झंझनाहट आती है, लेकिन आप अभी सोच रहे होंगे कि बैटरी को हम छू लेते हैं और हमको करंट नहीं लगता है। यार बैटरी में जो आपकी घरेलू बैटरी है वो 12 वोल्ट पे होती है। 12 वोल्ट और 220 वोल्ट कंपेयर करो। जिस दिन ये इसका भी आप 220, 200 या 210 या 110 वोल्ट आपको गलती से टच हो जाएगा, उस दिन बहुत तगड़ा झटका लगेगा। 12 वोल्ट का मतलब चीटिंग, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एसी सप्लाई को हम कैसे प्राप्त करेंगे? एसी सप्लाई को हम अल्टरनेटर से, एसी सप्लाई जनरेट की जाती है और डीसी सप्लाई डायनमो से। ठीक, डीसी सप्लाई डायनमो से जनरेट होती है और एसी सप्लाई अल्टरनेटर से, ठीक। आई थिंक और भी कई सारी बातें हैं, ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो और लंबा होता चला जाएगा। इतनी जो बातें बताएंगे वो आई थिंक कम नहीं है एसी और डीसी की। तो अगर आपसे किसी भी एग्जाम में एसी और डीसी में डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो आप इतनी बातें बताएंगे वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो हमारे चैनल पे, मैं एक बार फिर से मैसेज रिपीट कर देता हूँ, जो हमारे चैनल पे नए लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें। अगर उनको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करें, उसको खाली मत छोड़ें। और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो पे प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।